जंतुओं में गति, 9वां अध्याय, विज्ञान वर्ग 6 से। जंतुओं में गति, पहला प्रश्न है, तिलचट्टे के कितने जोड़ी पैर होते हैं? तिलचट्टे के कितने जोड़ी पैर होते हैं? तो ऑप्शन क 1, ख 2, ग 3, घ 4। यानी 1 जोड़ी या 2 जोड़ी या 3 जोड़ी या 4 जोड़ी। तो इसमें आंसर होगा 3 जोड़ी। ग्रास ऊपर टिड्ढा जो बोलते हैं उसको आप देखें या तिलचट्टे में ग्रास ऊपर को मेनली देखें आप। टिड्ढा जो हरा वाला या मिट्टी कलर का होता है उसके पैर पर गौर करें, 3 जोड़े यानी 6 पीस होते हैं। हाँ, दूसरा नंबर, घोंघा किसकी सहायता से चलता है? घोंघा जो चलता है तो वो मुख खोलता है और मांस उसका अंदर से निकलता है, मसल्स भाग निकलता और वो आगे बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन है पेशियपाद, कवक, ख नंबर, ग नंबर बाह्य कंकाल, घ नंबर कंकाल। तो इसमें घोंघा किसकी सहायता से चलता है? तो आंसर वही पेशियपाद हो जाएगा। ये पाद क्या है? फुट, पैर। हम लोग अमीबा में कूटपाद, स्यूडोपोडिया। कूटपाद मतलब झूठा पैर, कूटपाद झूठा पैर, स्यूडोपोडिया। तो ये अमीबा में होता है और घोंघा में मसल्स के सहायता से चलता है। तीसरा, गर्दन और सिर को जोड़ने वाले संधि को कहते हैं? गर्दन और सिर को जोड़ने वाले संधि को कहते हैं? को गुणाग्र, ख हिज ज्वाइंट, गो कंकाल, घ कोई नहीं। तो आंसर होगा धूढ़ाग्र। इस पर हम चर्चा करेंगे, ये ज्वाइंट के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। हाँ एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, वीडियो संख्या 17, सक्षमता परीक्षा पूर्व रिवीजन क्लास कक्षा 1 से 8 तक। वीडियो संख्या 17 में कक्षा 6 से विज्ञान हम लेके चल रहे हैं। प्रश्नोत्तरी पार्ट 9 से प्रारंभ है। पिछले वीडियो में हम 8 अध्याय तक कर चुके हैं। 3-4 दिन से तबीयत की बैंड बज चुकी थी, गैस प्रॉब्लम, पेट में दर्द था और उसी बीच पिछला वीडियो 16वां जो है अंक, काफ़ी परेशानी थी और उसी वक्त ही उस वीडियो को बनाए। तो उस वीडियो से हम भी थोड़ा ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाए, वीडियो तो बनाए, लेकिन हाँ एक चीज़ है, उस वीडियो में भी बोले जो हैं तो प्रश्न को हम लाइन बाय लाइन पढ़ लिए, हो सकता है उसमें दिखने में प्रॉब्लम हो और प्रयोग भी था। ठीक है, फिर एक नए एनर्जी के साथ वीडियो नंबर 17 में, इसके बाद एक वीडियो और आएगा और यह वर्ग 6 से विज्ञान का लगभग समाप्त हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि त्वरित रूप से आप तक हर वीडियो पहुंच पाए, और लाइक तो बनता है, शेयर निश्चित कर दें। चलें तेजी से प्रश्नोत्तरी में, क्योंकि विश्लेषण करने का वक्त कम है, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न लेना पड़ता है, लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं जो विश्लेषण करना पड़ता है, फिर भी प्रश्न ज़्यादा लेने के चक्कर में। देखते हैं प्रश्न संख्या 4, खोपड़ी अंदर से होता है। खोपड़ी अंदर से होता है। कौन नंबर? भारी, खो खोखली, गो भरा हुआ, घो नन। तो देखिए, खोपड़ी भारी रहेगा तो तैरने वाला तो वो तो डूब जाएगा, लेकिन वो तैरता रहता है। जब तैराक जब पानी में तैरता है तो खोपड़ी सिर नहीं डूबता है, क्योंकि अंदर से खाली होता है। और ऑप्शन देख लीजिए, ख नंबर में खोखली होती है। ये कटोरा है और कटोरे के अंदर मसल्स, मांस है, मांसपेशी मांस है, और जो भी है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। 5वां, कपाल के मध्य संधि है। कपाल के मध्य संधि है। क चल, ख अचल, गो बंद, गो खुला। 5 नंबर जाने से पहले हम पीछे चले, 3 नंबर में
कुछ हम छोड़ चुके थे, उसकी चर्चा में करनी है। 3 नंबर में था गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को कहते हैं। संधि, संधि जो जहां पे दो हड्डियों का जोड़ हो, मिलान हो, जहां दो हड्डियों का मिलान हो, जहां दो कंकाल का मिलान हो, वह जोड़ कहलाता है या संधि कहलाता है। जोड़ या संधि, ख्याल रखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो गर्दन है, गर्दन, गर्दन और सिर के जोड़ को धुराग्र बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, गर्दन और सिर के जोड़ को, यहां पे जो जोड़ है उसे धुराग्र बोलते हैं। जबकि कंधे की अस्थियां, ये कंधे की अस्थियां अंश अस्थियां बोला जाता है। अंश, कंधे की अस्थियां अंश बोला जाता है, और कमर की अस्थियां जो है वो श्रेणी अस्थियां कहलाया जाता है। 3 चीज, धुराग्र, अंश अस्थियां और श्रेणी अस्थियां। अब चले 5 नंबर में, यहां पे अब आ जाए कपाल के मध्य संधि है। इस प्रश्न को कपाल के मध्य संधि है को चल, खो अचल, गो बंद, घो खुला। इसको इजी वे में समझ लें कि हमारे शरीर में कंकाल जो है, वो कंकाल का जो जोड़ है, संधि या जोड़, या 2 तरह के होते हैं। पहला चल होता है और दूसरा अचल होता है। चल और अचल। चल मतलब जो चलायमान हो। अब यहां की हड्डी देखें, यहां का जोड़ है, यहां, तो ये देख लीजिए, यहां जोड़ है, यह भी मुड़ता है, यह भी मुड़ता है, यानी चल रहा है, यह भी मुड़ता है, यह भी मुड़ता है, यहां भी मुड़ता है। तो ये सभी जोड़ जो है ये चल जोड़ हो गए, चल संधि हो गए कंकाल में। जबकि जो जोड़ या संधि नहीं चले, मूव ना करे, उसे अचल बोलते हैं। अब अचल कहां है? खोपड़ी में। आप खोपड़ी का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो ये हमारे यहां पे ये इस तरह से यहां तक ये जोड़ आया हुआ है। यहां ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी के बीच की संधि, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ये, और सब जगह ऐसे करके जुड़ता है। जबकि यहां पे इस तरह हम काट लें, इस तरह भी काट लें और एक दूसरे में ऐसे फंसा दें, और ये फंस जाता है, यानी ये मूव नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे से एक तरह से पैक हो जाता है। और ये जब मूव, यह चाहे यह मूव नहीं करे, पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर बना ले, तो इसे अचल संधि हम बोलते हैं। अचल जोड़, अचल संधि। तो संधि कंकाल में, हड्डी में 2 तरह के होते हैं, एक चल और दूसरा अचल। तो अब ऑप्शन पर अगर हम आए तो आसान हो गया है। कपाल के मध्य संधि में, कपाल के मध्य संधि में कौन होते हैं? चल, अचल। ऑप्शन है ख नंबर में अचल संधि। 6, केचुआ में उपस्थित बाल जैसी आकृति को कहते हैं। क सुख, ख संकुचन, ग शिथिलन, घ कंकाल। तो निश्चित रूप से केचुआ में एक आकार होता है, शंकु, सॉरी, केचुआ में बाल जैसा आकृति होती है, जिसको हम सूक बोलते हैं। ये है रखने वाली, ये सूक बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा क सूक। अगला चलन 7वां में घोंघा के, हाँ सब्सक्राइब प्लीज कर लें, बगल में लाल बटन है उसको दबा लीजिए, उत्साहवर्धन होता है। आ जाए 7 नंबर में, घोंघा के शरीर के कठोर भाग को कहते हैं। घोंघा का जो कठोर भाग होता है उसको कहते हैं क्या? कंकाल, ख भुरभुरा, ग कवच, घ सूप। तो कंकाल मतलब हड्डी,
भुरभुरा मतलब काफी बुरादा टाइप का, वो भी नहीं होगा। कवच, कवच कहलाता है। गौ नंबर। गौ कवच एक उसका मांसल एरिया को ढके रहता है, और आप दबाएं एक खास प्रेशर तक तो वो कुछ नहीं होता है। अब ज्यादा प्रेशर होगा तो वो फटना ही है, लेकिन एक कवच, सुरक्षा कवच बना रहता है, तो वो है। 8वां नंबर, केंचुआ क्या खाता है? केंचुआ क्या खाता है? वो भैया मिट्टी खाता है, सरागला जो टाइप का मिट्टी। मिट्टी फ्रेश नहीं, मतलब जो ऊपरी परत का जो है वो छेद करके ऊपर आता है और वो भोजन खाता है। केंचुआ क्या खाता है? क जड़, ख तना, ग पत्तियां, घ मिट्टी। तो वो मिट्टी खाता है। अब मिट्टी में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि केंचुआ मुख्यतः किसान का दोस्त होता है। केंचुआ किसान का दोस्त होता है। वो कैसे? तो मिट्टी में छेद कर करके वो अंदर जाता है और नीचे की मिट्टी को ऊपर वो घर बनाने के लिए वो एक ये अंदर तक अपना छेद बना देता है, और ऊपर देखेंगे ऐसे 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 करके एक चारों तरफ ये मिट्टी, अंदर की मिट्टी ऊपर ले आता है। यानी वो जो यहाँ से मिट्टी काट 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 के खा भी गया, और नली भी बन गया रहने का भी, और अंदर वो मिट्टी एक कवर बना लिया। तो नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी, और बारिश जब होती है तो पानी इस छेद में, तो मिट्टी का अलट पलट करता है। ऊपरी परत भी वो जो सरागला पदार्थ उसमें मिक्स रहता है वही, तो मूलतः मिट्टी। ऑप्शन चूंकि हमको बाधित कर रहा है कि मिट्टी ही खाता है, निश्चित वो मिट्टी खाता है, तो आंसर होगा घ। 9 नंबर में, शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे कहते हैं। शरीर का अंग जहां मुड़ता है उसे कहते हैं। अभी तुरंत चल अचल वाला चर्चा किए हैं, तो ऑप्शन आज देख लें। शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे कहते हैं क संधि। आंसर मार दे, लेकिन आगे पढ़िए। ख जोर। अब क्या, संधि भी है जोर भी है। तो प्लीज प्लीज, ये बेहद आसान सवाल है लग रहा है, लेकिन ऑप्शन इस तरह से पलट जाता है कि जो आंसर होना चाहिए वो 1 नंबर पे दे देता है, और हमें दिखा और तुरंत हम टिक मार दिए, गलती वही हो जाती है, क्योंकि उससे मिलता जुलता ऑप्शन बी नंबर में भी यानी ख नंबर में भी उपलब्ध है। तो अब ना क मार सकते हैं ना ख मार सकते हैं। मारने के लिए हमको आगे देखना होगा। यहां देखें, चूंकि क भी सही है ख भी सही है, तो आगे बढ़े ग, ग दोनों यानी क और ख। इस तरह का पेच होता है, जितना आसान होता है उसको ट्विस्ट कर देता है। तो तेजी से चलें, अगला सवाल 10 नंबर में कि 10 शरीर के अस्थियों का ढांचा कहलाता है। शरीर के अस्थियों यानी भैया हड्डियों का ढांचा कहलाता है। एक लाइन में फिर भी ऑप्शन देख लें। क कंकाल तंत्र, ख पेशी तंत्र, ग पाचन तंत्र, घ कोई नहीं। तो आंसर निश्चित रूप में कंकाल तंत्र। अब इतना आसान सवाल तो भाई हम अरेंज नहीं किए हैं। वर्ग 6 के विज्ञान में जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव है उसको हम समाहित किए हैं, और इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स जो खाली जगह वाला है उसे भी हम समाहित करें। अब इस पर थोड़ा सा देख लें। कंकाल यानी हड्डियों के तंत्र को हम, अस्थियों के तंत्र को कंकाल तंत्र बोले। पेशी यानी मांस पेशी, मसल्स, उसके तंत्र को पेशी तंत्र बोले। जबकि ग नंबर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वर्ग 7 में आएगा। इस पे हम निश्चित रूप में विस्तार पूर्वक हम बताएंगे विथ फिगर। तो ये पाचन तंत्र बस हो गया, लेकिन आंसर होगा कंकाल तंत्र। 11 नंबर, ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि है। अभी तुरंत चर्चा किए हैं। ये जबड़ा हो गया, ये निचला जबड़ा, ये मूव करता है, जबकि ऊपर का जबड़ा मूव नहीं करता है, वो स्थिर रहता है। तो ऊपर का जबड़ा और सिर के जोड़ को कहते हैं, अभी तुरंत चर्चा किए थे,
फिर से देख लें, ऑप्शन देखें, याद आ जाएगा। कौन नंबर? चल संधि, ख अचल संधि, गो कब्जा संधि, गो दुराग्र संधि। तो ये दोनों ऑप्शन तो कोई मतलब नहीं, चल संधि और अचल संधि, तो निश्चित रूप में अचल संधि हुआ। 11 नंबर हो गया। 12वें में चलें, लाल बटन दबा लीजिए प्लीज, सब्सक्राइब हो जाएगा, उत्साहवर्धन होता है। 6 नंबर, सॉरी 12 नंबर, निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? कौन से वैसे जीव हैं जो खोखली तो होती है लेकिन मजबूत होती है? ऑप्शन क मनुष्य, ए भैया, ख पक्षी, ग मांसाहारी जानवर, घ मछली। हाँ, आंसर तो है पक्षी, क्योंकि मजबूत भी होना है और हवा में भी उड़ना है, और हवा में उड़ने के लिए हल्का होना जरूरी है। चाहे साइंटिस्ट रॉकेट लॉन्च करे या कोई हवाई जहाज या जेट बनाए, उसमें यह देखा जाता है कि कौन सी मटेरियल हल्का से हल्का हो और कम दमदार करे। तो वही पक्षी में। अब मनुष्य का, ये तो बड़ा पूरा होता है, भारी होता है। मांसाहारी जानवर, इसका तो और भयंकर होता है जितना मांसाहारी जीव जानवर है। मछली, मछली का पक्षी से भारी होता है, लेकिन इन क और ग के अलावे वनस्पत घ का हल्का होता है। बट यह ऑप्शन 4 है, तो ये ख नंबर। 13, निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? उनके बात वही आ गई, पिछले ऑप्शन में चर्चा हो चुकी है। क सांप, ख मछली, ग केचुआ, घ छिपकली। तो आंसर देर न करते हुए ये ग नंबर, केचुआ। केचुआ जो है वो मिट्टी उसका भोजन है, किसान का दोस्त है। आगे चले, 14 नंबर। हाँ, हम लोग 10वां अध्याय में आ चुके हैं, सजीव व निर्जीव। इसमें बहुत लगेगा हल्का सवाल है, ठीक है। वो जो बुक पे अरेंज है तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। निर्जीव है कौन? गाय, ख घोड़ा, ग पेड़ पौधा, घ रेलगाड़ी। तो आंसर होगा रेलगाड़ी, बाकी सब सजीव है। निर्जीव, सजीव है 15 नंबर। क कुर्सी, ख मेज, ग पत्थर, घ बीज। बिना देर किए घ बीज, चूंकि बीज से हम पौधे लगाते हैं और वो बीज को बोते हैं और नया पौधा का निर्माण होता है। बाकी ये सब नॉन लिविंग है। इसके लिए सजीव निर्जीव में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस, इन दोनों के बीच का एक बेहतरीन वीडियो है मेरा बना हुआ सजीव निर्जीव में, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, प्लीज वो देख लेंगे, बहुत अच्छा वीडियो है। थोड़ा सा लास्ट में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल ऑप्शन ले लें। 16 नंबर, सजीव के मुख्य लक्षण नहीं है। हाँ, लक्षण कौन कौन है ये तो दिखने को ज्यादा मिल जाएगा। तो चलें, सजीव के मुख्य लक्षण नहीं है। क श्वसन, ख वृद्धि, ग प्रजनन, घ अस्थिरता। आंसर होगा अस्थिरता, ये लक्षण नहीं है। जबकि श्वसन सांस लेना, वृद्धि शरीर वृद्धि करता है, प्रजनन यानी 1 से 2 जो होते हैं जीव, तो वो प्रजनन प्रक्रिया, तो ये सब होते हैं, ये सजीवों का लक्षण है। तो चलते हैं 17वें नंबर में। 17वां नंबर, सब्सक्राइब प्लीज, लाल बटन अभी दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए ना, उत्साहवर्धन होता है। आगे बढ़ते हैं। पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मंड या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज
के रूप में। तो ऑप्शन क श्वसन, ख उद्दीपन, ग प्रकाश संश्लेषण, घ उत्सर्जन। तो निश्चित रूप ग नंबर प्रकाश संश्लेषण। इस पर भी हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में प्रयास करेंगे बताने का। अगर वक्त, चूंकि वीडियो लंबा भी हो जाता है तो उसे ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ छूट गया तो स्पेशल इसका वीडियो हम बना डालेंगे। 18 का, किस पौधे के पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती हैं? क गुलाब, ख गुड़हल, ग छुई मुई, घ मेहंदी। आंसर सबको पता है, छुई मुई। हाँ, ये है छुई मुई। ये पौधा है छुई मुई, चूंकि वो सबों को, सभी जीव जंतु को खुद की सुरक्षा करने के लिए अलग अलग गतिविधि, अलग अलग पदार्थ दिए हुए हैं, जो रासायनिक पदार्थ छोड़कर या हमला कर किसी भी प्रक्रिया से खुद का बचाव करते हैं। तो यहाँ भी छुई हुए पौधा भी सिकुड़ कर, कोई भी टच हो जाता तो सिकुड़ कर अपने आप को बचाते हैं। तो ये 18वां सवाल, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। 11वें नंबर चैप्टर में सजीवों में अनुकूलन, अपने आप को वैसी परिस्थिति, वहां के परिस्थितियों में ढाल लेना, अनुकूलित कर लेना। सजीव खुद को अनुकूलित कर लेता है 49 डिग्री एवं वहां भी उस तापमान में व्यक्ति, मनुष्य रह पाते हैं, सभी जीव रह लेते हैं। और -70 डिग्री में, -70 डिग्री तापमान में वहां भी वो जीव रह लेते हैं अपने आप को, चूंकि वो अनुकूलित कर लेते हैं, खुद उसके अनुसार ढाल लेते हैं। चले 19वां नंबर, पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्ष होते हैं। क शंक्वाकार, ख कटीले, ग पर्णपाती, घ कोई नहीं। तो आंसर होगा शंक्वाकार। शंक्वाकार मतलब ये देख लें कि एक पौधा है और इस तरह का स्ट्रक्चर पत्ते का, जो अगर ये देखा जाए तो पत्ते का टहनी का स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है, यही बात कह रहा है। चले तो आंसर कौन नंबर 20 का, धारा रेखीय जंतु नहीं है। धारा रेखीय जंतु नहीं है डॉल्फिन, व्हेल। अब धारा रेखीय को बात करें तो मछली धारा रेखीय का उदाहरण है, तो मछली का ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ देखा धारा रेखीय जंतु नहीं है। क डॉल्फिन, ख व्हेल, ग दोनों, घ कोई नहीं। धारा रेखीय जंतु नहीं है मतलब ये दोनों हो जाएंगे ग नंबर। आंसर ग नंबर, यानी डॉल्फिन और व्हेल भी दोनों धारा रेखीय जंतु नहीं है। चले अगले सवाल नंबर में 21, सिर पर स्थित नास द्वार के द्वारा निम्न में से कौन सा जीव श्वास लेता है? सिर पर स्थित नासा द्वार के द्वारा निम्न में से कौन सा जीव श्वास लेता है? क डॉल्फिन, ख व्हेल, ग मछली, घ क और ख। देखिए डॉल्फिन पानी में रहता है, लेकिन जब श्वसन क्रिया करना था तो ऊपर आता और सीधा खड़ा होके और लंबी सांस लेता है, लगता है नाक से सांस ले रहा। और अब अगर हम लोग किनारे पर भी हैं तो एहसास हो जाता है कि डॉल्फिन और सांस ले रहा है नाक से। ठीक उसी तरह व्हेल भी करता है, जबकि मछली पता नहीं चल पाता, वो आता है मुंह से, वो ऑक्सीजन यानी पानी जो लेता है अंदर, तो वो गलफड़ा के द्वारा पानी निकाल देता है, भोजन या ऑक्सीजन वो अंदर लेता है। तो ये तो नहीं होगा गो नंबर, ये नहीं होगा, तो डॉल्फिन और व्हेल आंसर होगा, डॉल्फिन और व्हेल। अब जब दो ऑप्शन है तो यहाँ घ नंबर में देखिए क और ख, क और ख, तो आंसर हो जाएगा क और ख। इस टाइप का अगर
आंसर सेट किया गया हो तो प्लीज ऑब्जेक्टिव के जितने भी ऑप्शन होते हैं प्लीज एक बार पढ़ लें पूरा। 4 ऑप्शन है तो चारों पढ़ लें। निश्चित रूप में पहले ऑप्शन पे आंसर है, लेकिन पढ़ लें, कहीं ट्विस्ट कर दिया हो। 22, पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर क्या होता है? पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर क्या होता है? क फर, ख लंबे बाल, गो खूर, घ कोई नहीं, फर होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होता है। आगे चलें। 23, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अभी भी लाल बटन दिख रहा है, शेयर कर लें। 23 नंबर, धारा रेखी शरीर होता है। धारा रेखी आ गए उसी बात पर जो अभी चर्चा किए। क घोड़े का, ख भालू का, ग मछली का, घ मेढक का। तो आंसर हो जाएगा मछली का जो शरीर होता है वो धारा रेखी होता है। 24 नंबर, हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। ऑप्शन मैदानी क्षेत्र में, ख जलीय क्षेत्र में, ग पर्वतीय क्षेत्र में, घ रेगिस्तानी क्षेत्र में। इस ऑप्शन को देखें और एक बात को ख्याल रखें कि वातावरण पृथ्वी से एक खास किलोमीटर दूरी पर, खासी दूरी तक होता है। यानी ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाते जाएंगे वायु का कमी महसूस होते जाएगा। तो पानी में है तो नहीं दिक्कत होगा, पर्वत मैदानी क्षेत्र में है तो हमें दिक्कत नहीं होगा, पृथ्वी से नजदीक है। रेगिस्तान यानी पृथ्वी के नजदीक है। जबकि ये ऑप्शन देखिए पर्वतीय क्षेत्र, देखिए ये पर्वतीय क्षेत्र यानी पर्वत पर जो जो हम चढ़ेंगे तो सांस फूलने लगता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसलिए पर्वत पर जब चढ़ता है तो जल्दी ही दम फूलने लगता है ऑक्सीजन की कमी के कारण से। तो आंसर होगा ग नंबर, पर्वतीय क्षेत्र में। 25 नंबर, घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु है। क हिरण, ख शेर, ग घोड़ा, घ ऊंट। शेर है, शेर होता है। घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु शेर ही होता है। और ऑप्शन सही से ना देखें तो शेर भी कभी फेर में पड़ जाता है। तो फेर में नहीं पड़ना है, ऑप्शन चारों देखना है और सही आंसर पढ़ना है। 26 नंबर, जलकुंभी पाया जाता है। ये जलकुंभी मास है, पानी में जब पानी में देखते हैं कि हरा हरा घास, जो घास नहीं गोल गोल पत्ता वाला हो जाता है और तैरते रहता है पानी पर, वही जलकुंभी है। तो जलकुंभी क जंगल में, ख पर्वतों पे, ग जल में, घ बर्फ में। तो निश्चित रूप से आंसर जल में होगा, ग नंबर। आगे चले। 27, हाँ 12वें अध्याय में हम आ गए हैं, दूरी मापन एवं गति। 27 नंबर में आने से पहले एक शब्द को ये देख लें, SI मात्रक यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रक जो होता है। लंबाई वो मीटर होता है, टाइम सेकेंड होता है। तो 27 नंबर, SI मात्रक में लंबाई का मात्रक है क mm, ख cm, ग m, घ km। यानी देखिए mm मिलीमीटर, ख cm सेंटीमीटर, m मीटर, km किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा मीटर। SI मात्रक लंबाई का मीटर है। चले 28 नंबर, आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हे भैया, सवाल बेहद आसान है, लेकिन पता है
इतना लंबा घुमा देगा कि निश्चित फंसा देगा। एक लाइन में नहीं पूछ सकते थे ये क्या सवाल? एक लाइन में कह सकता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर। आसान निश्चित जवाब है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, आसानी से जवाब है। लेकिन देखिए कितना ये जलेबी की तरह घुमाया। फिर से देखें, यानी इधर से पढ़ते पढ़ते कहीं दिमाग से निकला तो आंसर निकला। बेहद आसान है, इसको जलेबी की तरह घुमा के ट्विस्ट कर दिया है। आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सीधी बात जमिए, हे इतनी बात लिख देता तो क्या दिक्कत था? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इतने बात अगर ये प्रश्न में अरेंज करता तो इजी वे में हो जाता ना आंसर। इतना पढ़ते पढ़ते दिमाग से स्किप कर जाएगा। तो आंसर 100 मीटर को ख नंबर 1000 मीटर, गो 10,000, घन 1 लाख। तो आंसर 1000 मीटर। आंसर 1000 मीटर। बस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। प्रश्न भाई घुमाता है। 29 नंबर, गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। हाँ, ये एक बात हुई प्रश्न में। गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। क उड़ती चिड़िया, ख चींटी की गति, गो घड़ी, घ घड़ी की सुई। उड़ती चिड़िया गतिशील है, चींटी की गति वह भी गतिशील है, घड़ी की सुई टिक 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 यह भी गतिशील है। घड़ी गतिशील नहीं है, घड़ी दीवार में चिपके रहते हैं, अस्थिर होता है, तो ये गतिशील नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 29 का गौ। 30 नंबर, आवर्ती गति का उदाहरण है क झूला झूलते बच्चे की गति, ख लोलक की गति, घड़ी वाला जो लोलक ऐसे 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 पेंडुलम ये जो झूलता है ये, गौ बजते तबलों की पृष्ठ की गति, घ सभी। तो आंसर हो जाएगा घ सभी। आगे चला, प्लीज लाल बटन दबा लें सब्सक्राइब का, अच्छा लगता है, उत्साहवर्धक होता है। चैप्टर नंबर 13 में आ चुके हैं। 31 नंबर, किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है क प्रकाश, ख अंधेरा, गो दोनों, घ नन। एक बात सिंपल सा, आप जो हमें देख रहे हैं तो मेरी ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे कारण से आप देख रहे हैं। आप हमें इसलिए देख रहे हैं कि लाइट कहीं से आके हम पे फोकस हो रही है, वो आप तक आंखों पर जा रही है, इसलिए देख पा रहे हैं। अगर आमने सामने की बात हम कर रहे हैं कि आमने सामने दो व्यक्ति है, व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उस पर रोशनी पड़ती है, वहां से जब रिटर्निंग वो रोशनी हमारे आंख पर पड़ती है, आती है, तब उस वस्तु को हम देख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि एक व्यक्ति, हम अंधेरे में खड़े हैं और दूर में बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, उसके नीचे जो जो चीज है वो हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बल्ब की रोशनी उस वस्तु पर पड़ रही है और वो हम देख पा रहे हैं। लेकिन हमको बल्ब के नीचे खड़ा व्यक्ति नहीं देख पा रहा, क्योंकि हम अंधेरे में खड़े हैं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई रोशनी नहीं पड़ रहा है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए सर्वप्रथम रोशनी की जरूरत होती है, यानी हमारे आंख में कोई ऐसी क्षमता नहीं है किसी वस्तु को देख पाए तब तक, जब तक कि उस वस्तु पर रोशनी ना पड़े। रोशनी जैसे पड़ेगा अपना आंख देख लेगा, यानी लाइट नेसेसरी है। तो आंसर देखिए, प्रकाश अंधेरा दोनों नन, तो आंसर होगा प्रकाश। 32 नंबर, प्रकाश गमन करता है
क सीधी रेखा में, ख टेढ़ी रेखा में, ग उल्टी रेखा में, ग ऑल। तो आंसर सिंपल सी बात है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। 33 नंबर, प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण कहलाती है। प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण कहलाती है। क परावर्तित किरण, ख आपतित किरण, ग सीधी, ग उल्टी। तो आंसर होगा आपतित किरण। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें कि लाइट आया, रोशनी यहां पे आया, अगर यह आईना है, आईने पर वहां से रोशनी आया तो यह आपतित किरण कहलाया। इसको ये यहां से रोशनी आया यहां तक, यह जो रोशनी आया तो यहां से यहां तक जो सफर किया ये आपतित किरण। जबकि अगर यह आईना हो, देखिए आईना जब बनाते हैं ना, एक लकीर खींच के पीछे से ये पेंट वाला भाग कर देते हैं, दिखा देते हैं। यहां से जब यह लौटेगा, रोशनी आई तो आपतित किरण ये वाला, और यहां से जो लौट के गया तो ये परावर्तित। परावर्तित किरण, ये फिजिक्स की भाषा है। इस पर 9th में 10th में आएंगे तो ये दो अलग अलग चैप्टर ही है। आपतित किरण जो आए, परावर्तित किरण जो लौट के जाए। ओके, तो ये था 33 नंबर। अब चले 34 नंबर पे। आने से पहले प्लीज फिर से आग्रह है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब तक वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दे। हाँ, इस सवाल के बाद कुछ चीजें हैं, बेहतरीन चीजें, उसे भी देख लेंगे निश्चित रूप में। तो 34 नंबर, जब किसी अपारदर्शी वस्तुओं को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाती है, फलतः वस्तु अपनी तरह की आकृति बनती है। इसे कहते हैं चले ऑप्शन नंबर क प्रकाश, ख छाया, ग प्रतिछाया, ग नन छाया। आंसर होगा छाया। एक परिभाषा है, किताब में है, लाइन बाय लाइन लिख दिया है। जो प्रश्न है, छाया का परिभाषा ये है, सीधा कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश पर रखते हैं, कोई लाइट आ रहा है उस पर अपारदर्शी, ये पदार्थ को 3 कैटेगरी में हम रखे थे। एक पारदर्शी जो इस पार से उस पार दिखता हो, शीशा। अपारदर्शी जो रोशनी तो आए लेकिन उस पार नहीं टप पाए, तो अपारदर्शी। एक होता है पारभासी जो धुंधला धुंधला दिखाई, कागज के इस पार उस पार नहीं देखता, लेकिन उसमें कड़वा तेल घस दिया जाए तो इस पर उस पर धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वो पारभासी हो गया। तो इस तरह का था, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाती, बिल्कुल नहीं जा पाती है, फलतः वस्तु अपनी तरह की आकृति बनाती है। इसे कहते हैं छाया। अब छाया में भी एक चीज देख लें कि एक वस्तु है, यहां पे लाइट जा रही है, इस पर जो लाइट जा रहा था, अब इसका छाया यहां पे बन रहा है, ये छाया। ये रोशनी देखिए, ये पूरी तरह यहां से इधर से लाइट नहीं जा पा रहा है इस पर, तो ये छाया हुआ। लेकिन ये किनारे से जो जा रहा है, किनारे किनारे, तो यहां पे एक दूसरे टाइप का बनता है कि एक, तो उसको प्रति छाया हम लोग बोलते हैं, उप छाया या प्रति छाया, किनारे किनारे को। यही है, बस चाहते कुछ नहीं, छाया का परिभाषा। आगे चले 35 नंबर, छाया दिखाई दे सकती है। छाया दिखाई दे सकती है।
क, दीवार पर, ख, पर्दे पर, ग, जमीन पर, भ, ऑल। तो छाया जमीन पर ही दिखाई देती है, ग नंबर जमीन पर। तो ये था मेरा 35 ऑब्जेक्टिव। और हाँ, हम जो है चैप्टर नंबर 13 में आ चुके हैं। इस वर्ग 6 के विज्ञान में 18 चैप्टर हैं, तो 13 हम निकल चुके हैं, 6 है, यानी अगला वीडियो में मेरा समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं, अब कुछ सरप्राइज है, उसे एक बेहतरीन जानकारी है, तो प्लीज उसे देखें। एक बेहतरीन जानकारी है, आइए। ये विटामिन, हम लोग विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी सोचते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। इसका एक कलेक्शन हम लेके आए हैं। तो विटामिन के बारे में पहले जानना है कि विटामिन को फंक साहब ने 1911 में इसे खोजे थे। फंक साहब ने विटामिन को खोजे थे, उसका आविष्कार किए थे विटामिन फंक साहब 1911 में, याद रखेंगे। और इसको हम एक तरह से कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं। अब ये कार्बनिक यौगिक, ये फिर एक नई बात होगी। तो आगे जब केमिस्ट्री में करेंगे 10th में, तो कार्बनिक और कार्बनिक इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जिसमें कार्बन से बना हो जो भी यौगिक वो कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन ना हो अकार्बनिक यौगिक। तो विटामिन कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर में वृद्धि और रोग से रक्षा दिलाता है, रक्षा करता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। तो यही है। तो आइए, इसका एक कलेक्शन है एक जगह, इसको हम लोग देख लें। देखिए, विटामिन रासायनिक नाम, घुलनशीलता, कमी से उत्पन्न रोग और मुख्य स्रोत। यानी विटामिन का नाम भी है, रासायनिक नाम उसका क्या, वो भी देख लें, किसमें यह घुल सकता है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। कमी किस कारण से हो रहा है, यानी कि कमी जो हो रहा है तो कौन सा रोग हो रहा है, और इस रोग को दूर हम कैसे कर सकते हैं, क्या खाकर, क्या शरीर में लेकर, यानी कि वह विटामिन का मुख्य स्रोत क्या है, इस पर चर्चा करें। तो विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिमॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिमॉल, या वसा में घुल जाता है। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी संक्रमण का शिकार होना, त्वचा में परिवर्तन। तो मोटे तौर पर हम लोग हे ही वाला रखते हैं, रतौंधी कहते हैं ना। अक्सर हम सामने वाले को कह देता है, अरे तेरा रतौनी लगलो की रहा है। तो रतौनी मतलब रात में संध्या के बाद दिखाई देना कम पड़ जाता है। तो वही हम लोग कभी कभी विटामिन ए की गोली पहले देते थे, वो खाया करते थे। लेकिन उसका इलाज है कि सही रूप से दूध, घी, मक्खन, टमाटर, पीले फल, सब्जियां, मछली का तेल, अंडे की जर्दी, ये सब लेने से इसकी कमी पूरी होते रहेगी। भोजन में ये सब अगर हो, सभे में है भैया, जो सफरे सब्जी, हरी सब्जी तो सफरबे करता है। और दूध, घी ना चले, दूध चले। अब घी इसलिए ना चले कि उपलब्धता पर निर्भर है। चले, विटामिन B1 थायमीन बोलते हैं, यह जल में घुल जाता है। बेरी रोग होता है विटामिन B1 से, बेरी रोग। मूंगफली, तिल, दाल, गेहूं, चावल, खमीर, सूखी मिर्च भोजन में रहे तो विटामिन बी की कमी नहीं होगी, यानी बेरी रोग नहीं होगा। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, जल में घुलनशील है। आंखों का लाल होना, त्वचा एवं जीवा का फटना। मांस, सोयाबीन, दूध, अंडे और मुर्गे, हरी सब्जियां। हाँ, पैसा वाला चीज है भैया, सबके लिए उपलब्ध हरी सब्जी है। मुर्गा मांस चले तो बड़ा अच्छा। विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल, जल में घुलनशील है। पैर में जलना, पेशियों में लकवा, मांस, जिगर, यीस्ट, गुर्दा के बारे में ज्यादा ये नहीं है, आगे चल सकते हैं क्योंकि ये कलेक्शन है तो थोड़ा लंबा, लेकिन जो हमारे जरूरत का होगा वही उसी पर चर्चा कर लेंगे। हाँ, विटामिन B7 बायोटीन, जल में घुलनशीलता, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, वृद्धि में कमी, लकवा रोग आदि। हाँ, विटामिन B7 की कमी कारण से अंडा, मांस, शक्करी, दूध, गिरदा खाए तो। एक बात है, विटामिन के समूह जो होता है ना, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स निकाला जाता है। पिछले सवाल में ले चुके थे। फॉलिक अम्ल जो है जल में घुलनशील है। एनीमिया बीमारी और पेचिस रोग होता है फॉलिक अम्ल से। एनीमिया बीमारी, हरी सब्जी तो सब में है, सबका इलाज हरी सब्जी, यकृत, सेम, अंडा, यीस्ट, गिरदा आदि। विटामिन B12
साइनोकोविल जल में घुलनशील, रुधिर की कमी, खून में रुधिर का कमी होना, इसको यकृत, कलेजी खाओ भाई, ओ कलेजी, एक बार जान ले कलेजी के बारे में। कलेजी का कुछ भाग अगर कट जाए, कुछ भाग का मतलब 1%, 2%, 10% तक भी, तो वह फिर रिकवर कर लेता, पुनरुद्गम, यानी पुनः हुआ अंग अपने आप को रिकवर करके बना लेता है। जिस तरह गिरगिट का पूंछ टूट जाता है तो पुनः वो पुनरुद्गम, वो जो पुनः पूंछ आ जाता है, उस क्रिया को पुनरुद्गम बोलते हैं। तो यही हमारे शरीर में एक ही अंग है जो कलेजी, वह रिकवर करता है अपने आप को। इसलिए कहा होता है, घर में कहा जाता है, खाई भाई की कान ले कलेजी, तो यानी कलेजी फिर हो ही जाएगा। ये विटामिन सी, एस्कॉर्बिकम, विटामिन सी, एस्कॉर्बिकम, जल में घुलनशील, मसूड़े फूलना, स्कर्वी, सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि स्कर्वी रोग किसके कमी से, तो विटामिन सी के कमी से। या नारंगी, नींबू, टमाटर, आंवला, पत्तीदार सब्जियां, मिर्चा नहीं लिखा है इसमें, मिर्ची, ओ भाई मिर्ची। एक सर जी बच्चे को पूछे, बताओ जी मिर्ची में कौन सा विटामिन है, बच्चा बेदरक बोला विटामिन सी सर। नहीं, कैसे बोला, याद किया, किताबें देखा है, क्योंकि टीचर खुश हो गए थे। नहीं सर, नहीं देखते हैं, मिर्चा खाने के बाद तो सी बोलता है, इसलिए विटामिन सी। तो विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, इसमें सूखा रोग, रिकेटस सूखा रोग, चमड़ी सब सूख जाता है, दांतों का सड़ना। लेकिन हम लोग जो चर्चा ज्यादा करते हैं विटामिन डी, रिकेटस बीमारी, इसको सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडे, मछली के यकृत आदि से खाने से ये पूरा होगा। सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, सनबाथ। हम लोग तो नहीं, पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी सभ्यता में जहां ठंडे प्रदेश हैं, वहां देखेंगे थोड़ा धूप खिला, लगभग अर्धनग्न होकर सोए रहते हैं धूप में बाहर में, क्या है तो सन बाथ ले रहे हैं, यानी सूर्य की रोशनी में नहा रहे हैं, मतलब विटामिन डी ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग को भी स्नान के बाद 5 मिनट धूप में समय बितानी चाहिए, कम से कम कपड़ों में बच्चों जो है धूप में रहनी चाहिए। आगे चले, विटामिन ई, जनन शक्ति में कमी, विटामिन ई के कारण से जनन शक्ति में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, पत्तीदार सब्जियां। ए भैया यहां से वहां तक एक बात देखे हैं, सब्जी हरी हरी, शरीर रहे भरी भरी, मांस मछली वह भी जरूरी है। तो 2 टाइप के हैं व्यक्ति, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। तो हर्बीवोरस शाकाहारी है तो सब्जी हरी हरी ले, कार्निवोरस है मांस मछली खाए, ओमनिवोरस सब कुछ खाए। विटामिन के, ऐठन, रुधिर स्राव, हीमोफीलिया, सोयाबीन के तेल और टमाटर, हरी सब्जी आदि के कारण से यह दूर हो सकता है। ये तो बात हुई ये। अब चलें आगे, है एक और डाटा, उसको भी हम लोग देख लें। खनिज वे पदार्थ हुए जो मिट्टी से मिलते हो, वो पदार्थ जो मिट्टी के अंदर से या मिट्टी से निकालते हैं वो खनिज पदार्थ कहलाते हैं। तो खनिज पदार्थ देख लें, लौह यौगिक, लौह यौगिक। अब आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया महिलाओं में ज्यादा होता है क्योंकि मासिक स्राव होती है हर माह, एक तो ये, और इसकी कमी से खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी से काफी अस्वस्थ रहना और कुपोषित हो जाएगी। बच्चे भी जन्म देने की प्रक्रिया में भाग लेना होता है, इस कारण से भी एनीमिया का ज्यादा डर होता है। इसीलिए एनीमिया से बचने के लिए हमें लौह यौगिक लेते हैं। यह आप वैसे भी प्रत्येक बुधवार को विद्यालयों में आयरन का टेबलेट खिलाया जाता है, इसी कमी के कारण से। फोलिक एसिड, आयरन का टेबलेट खिलाया जाता है, फोलिक एसिड, फोलिक टेबलेट। ये
हरी पत्तीदार सब्जी, मांस, सलाद, यकृत आदि से पूरा होता है, आवश्यकता होता है, यह लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे, सबसे सस्ता साग सब्जी जानते हैं, सबसे भरपूर मात्रा में आयरन किस में होता है? पेक्चा का पत्ता। पेक्चा का पत्ता सब कोई जान रहे होंगे, पेक्चा का पत्ता सब कोई खा सकते हैं, गरीबों का आयरन वाला टेबलेट पेक्चा का पत्ता खाएं और कमी दूर करें। कैल्शियम यौगिक, कैल्शियम की कमी अगर होगी तो हड्डी में वृद्धि कम होगी, कमजोर होगी, तो डॉक्टर साहब कैल्शियम का टेबलेट देते हैं कि हड्डी मजबूत हो। तो यहाँ देखें, कैल्शियम यौगिक सब्जी जो है मांस, दूध और अनाज से मिलता है। यह जो है रक्त का थक्का बनने में, अस्थि एवं दांतों के निर्माण में तथा हृदय और तंत्रिका तंत्र के अनेक कार्य में भाग लेता है, ये मजबूत करता है। अगर यह ना हो तो हड्डी तथा दांतों के रोग, रिकेटस आदि होंगे। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डी कमजोर होगा, हड्डी टूट भी जाता है तो वह कैल्शियम का ज्यादा अहम भूमिका हो जाता है। पोटेशियम यौगिक सब्जियों से होता है, वृद्धि तथा रक्त एवं कोशिका गतिविधि करता है, इसका अभाव नहीं होता है, पोटेशियम का अभाव नहीं के बराबर होता है। मैग्नीशियम यौगिक सब्जियां, पेशियां एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया करता है। फास्फोरस यौगिक दूध, मांस, सब्जी आदि से मिलता है, अस्थियों, दांतों एवं जीव द्रव के निर्माण होता है, या कमजोर अस्थि वृद्धि होती है अगर फास्फोरस कमी हो। आयोडीन समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ में, जल तथा आयोडीन युक्त नमक में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु घेघा रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन का निर्माण अगर कम पड़ जाए तो घेघा रोग हो जाएगा, घेघा रोग। तो उसके कमी के लिए आयोडीन युक्त नमक दिया जाता, आयोडीन नमक में मिला दिया जाता आयोडीन को कि सब तक पहुंच पाए। अब यहां पे कहें कि सजीव एवं निर्जीव में अंतर, सजीव निर्जीव में अंतर, तो एक कहावत है, जरा सा इसे हमरा देख लेंगे कि जब सब गप उड़, सजीव निर्जीव याद हो फुड़ फुड़। हाँ, ये स्लोगन है। जरा देखें, सजीव निर्जीव याद करने के लिए आसान तरीका, जप सब गप उड़ उड़, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लें। जो जो फॉर जीव द्रव, प फॉर पोषण, तालब श्वसन, वृद्धि, गो गति, प्रजनन, उड़ू ये उद्दीपन, उत्सर्जन, इतने चीज सजीव में होते हैं। जीव द्रव है, पोषण है, श्वसन है, वृद्धि है, गति है, प्रजनन है, उद्दीपन है, उत्सर्जन है, और इतने चीज निर्जीव में नहीं होते हैं। सजीव निर्जीव के बीच का एक कड़ी है वायरस, ना वो सजीव है ना निर्जीव है, वो रहता है निर्जीव अवस्था में, लेकिन जैसे सजीव के संपर्क में आता है तो वो सजीव की तरह व्यवहार करता है। मैक्सिमम वायरस मैक्सिमम वायरस यानी दोनों के बीच का जो कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है वायरस, और वायरस
जो न तो निर्जीव है न तो सजीव, दोनों किसी में रख नहीं सकते हैं। सामान्य अवस्था में रहता है वह निर्जीव अवस्था में, और जैसे किसी सजीव के संपर्क में आता है तो वो सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है, और मैक्सिमम वायरस हानिकारक होता है। लास्ट कोरोना वायरस देख लीजिए। तो यहां पे हम जो किए हैं, ये जप सब गो पो उ गप उड़ उड़। तो यही हम लिखे हैं, जप सब गप उड़ उड़, सजीव निर्जीव याद हो फुड़ फुड़। इसका एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, और कमेंट में भी। हाँ, एक है पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे चो का सब्जी हम बनाएंगे। चो का सब्जी एक तरीका है, ट्रिक है। अगले वीडियो में इसका हम चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो संभवतः काफी लंबा हो गया होगा, तो विदा लेने से पहले एक बार पुनः लाल बटन देखिए ना प्लीज, अभी तक सब्सक्राइब का लाल ही है, बगल में ही है, एक बार दबा दें और लाइक करके शेयर कर लें। तो प्लीज अगर स्वास्थ्य साथ देगा। अब तीन चार दिन परेशानी हुई, गैस का प्रॉब्लम हो गया था, तो अब पुनः कंटिन्यू। तो अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम यह चूंकि 13वां चैप्टर हो चुका है, अब कुल 5 चैप्टर बचे हैं। तो वीडियो संख्या 18वें में जाकर ये चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर 7 के साइंस में मिलेंगे। तो मिलते हैं वीडियो संख्या 18 में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।